प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के लिए ब्रिटिश संविधान में, जबकि हम लगातार ब्रिटिश संविधान में राज्यसभा का संगठन और शक्तियाँ और कार्यों का अध्ययन किया। आज हम निरंतर इसी लेसन में राज्यसभा के बारे में आलोचना या उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देंगे। प्रश्न है कि राज्यसभा का क्या वर्तमान में कोई औचित्य है? राज्यसभा को क्या समाप्त कर देना चाहिए? इस विषय पर विस्तार से आज हम सभी विद्यार्थियों को व्याख्यान देंगे। राज्यसभा के संबंध में विभिन्न लोगों के विभिन्न मत है। मजदूर दल राज्यसभा को समाप्त करने के पक्ष में है, तो ब्रिटेन में उदार दल उसमें सुधार लाना चाहते हैं। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो राज्यसभा को एक उपयोगी संस्था मानते हैं और उसे बनाए रखना चाहते हैं। समय गतिशील एवं परिवर्तनशील है। इस गतिशीलता से कुछ सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं का स्थान दूसरी संस्थाएं ले लेती है। राज्यसभा के साथ भी यही स्थिति है, जो प्रजातंत्र के साथ आज असामयिक असंगत संस्था बन गई है। राज्यसभा के असामयिक और असंगत बनने के पीछे मुख्य कारण क्या है, उसके बारे में हम यहाँ विचार प्रकट करेंगे। सर्वप्रथम, राज्यसभा को उपयोगी सदन भी मानते हैं और कुछ विद्वान अनुपयोगी सदन भी मानते हैं। तो सर्वप्रथम राज्यसभा के विपक्ष में तर्क है रचना संबंधी आलोचना। सर्वप्रथम, राज्यसभा की रचना तथा संगठन अलोकतांत्रिक है। राज्यसभा के 90% सदस्य वंशानुगत आधार पर मनोनीत होते हैं, जिसमें जागीरदार, सामंत, पूंजीपति एवं उच्च कुलीन घरानों के व्यक्ति होते हैं। सिडनी एवं वेब ने लिखा है कि राज्यसभा का निर्माण तथा उसकी रचनाओं में ही दूषित है। यह समस्त प्रतिनिधि संस्थाओं में बुरी संस्था है। इसमें शारीरिक श्रम करने वाले वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। दुकानदार, लिपिक, शिक्षक वर्ग तथा आदि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नारी वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरा बिंदु है पूंजीपतियों का दुर्ग। राज्यसभा निज स्वार्थों का दुर्ग है, जिसमें औद्योगिक घरानों का प्रतिनिधित्व है। पूंजीपतियों के स्वार्थियों का प्रभाव भी इस सदन में सर्वदा दृष्टिगोचर होता है। रैमजे ने कहा है कि धनिकों का दुर्ग है, अनुदारवादियों का प्रभुत्व है। सामंती तथा धनिक वर्ग का प्रभुत्व होने के कारण यह सदन सदैव ही प्रगतिशील विचारधारा का विरोध करता है। चर्चिल ने कहा था कि यह एक अनुत्तरदायी, अनुचित तथा अनुपस्थित सदन है। राज्यसभा अनुदार दल की सरकार बनने पर कोई रुकावट पैदा नहीं करती है, परंतु यदि मजदूर दल या उदार दल की सरकार बनती है तो अवश्य ही उसमें सरकार में ये रुकावट पैदा करने का कार्य करती है। मेरियट के शब्दों में, जब रूढ़िवादी दल की सरकार होती है तो राज्यसभा गूंगे कुत्ते की तरह व्यवहार करती है और अन्य अवसरों पर यह भेड़िए की तरह व्यवहार करती है। सदस्यों की उदासीनता। राज्यसभा के विपक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह है कि राज्यसभा के सदस्य अपने कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। अधिकांश सदस्य सदन की कार्रवाई में भाग ही नहीं लेते हैं। एक बार तो एक सदस्य को द्वारपाल ने सभा भवन में प्रवेश नहीं करने दिया था, क्योंकि वह यह नहीं जानता था कि यह कोई राज्यसभा का सदस्य है। द्वारपाल ने पूछा, क्या आप पीयर हैं? तो उत्तर मिला कि क्या तुम ये सोचते हो कि यदि मैं पीयर नहीं होता तो इस वाहियात जगत में आता? रेमजेमेर के अनुसार कुछ अवसरों पर सैकड़ों पिछलगुए लकड़हारे एकत्रित हो जाते हैं और सेवकों की तरह कुलीन जनों को पहचानने में बड़ी कठिनाई होती है। अंतिम बिंदु है शक्तिहीन सदन। सन 1911 तथा सन 1949 में संसदीय अधिनियमों को पारित होने के बाद राज्यसभा शक्तिहीन सदन बन गया है। इसके पास धन विधेयक को 1 माह तक
और साधारण विधेयक को 1 वर्ष तक देरी करने के अतिरिक्त कोई भी शक्ति नहीं है। एवसीज ने ठीक ही लिखा है कि यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत नहीं है तो वह उपद्रवी है, और यदि वह सहमत होता है तो व्यर्थ है। प्रोफेसर लास्की का मत है कि राज्यसभा संबंधी सभी समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ समाधान यही है कि देश में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हो। प्रोफेसर लास्की नॉर्वे और चाइना की तरह एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्षधर है। जे.आर. क्लाइंस के शब्दों में मजदूर दल का मत है कि राज्यसभा एक ऐसी संस्था है जिसको ठीक से सुधारा नहीं जा सकता, तो उसे समाप्त कर देना चाहिए। अब हम राज्यसभा का क्या औचित्य है या राज्यसभा के पक्ष में तर्क देंगे। राज्यसभा की अनेक आलोचनाओं के बाद भी यह सदन पूर्णतः निरर्थक सदन नहीं है। राज्यसभा की आज भी उपयोगिता है, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। कामन सभा की निरंकुशता पर प्रतिबंध। लोकतंत्र में व्यवस्थापन पर किसी एक सदन का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, अन्यथा लोक सदन तानाशाह बन जाता है। इसके लिए द्विसदनीय व्यवस्थापिका होनी आवश्यक है। ब्रिटेन में न तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, न ही लिखित संविधान द्वारा लोक सदन पर कुछ मर्यादाएं लगाई गई है, अतः राज्यसभा ही कामन सभा पर नियंत्रण रख सकती है। लिखांक के अनुसार एक सदनात्मक व्यवस्थापिका निरंकुश व अनुत्तरदायी होती है। इसलिए राज्यसभा कामन सभा की तानाशाही पर रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा बिंदु है पुनर्विचार सदन के रूप में। राज्यसभा पुनर्विचार का कार्य भी करती है। वर्तमान में कामन सभा के पास कार्य ज़्यादा है एवं समय की कमी है। ऐसी स्थिति में राज्यसभा कामन सभा द्वारा बनाए गए विधेयकों पर पूर्ण विचार कर सकती है। कामन सभा कभी कभी समय अभाव के कारण महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार विमर्श करने में असफल हो जाती है। उस समय राज्यसभा का औचित्य कायम रह जाता है। लोक सदन के कार्यभार को कम करना। वर्तमान में राज्य के कार्य क्षेत्र में निरंतर वृद्धि के साथ साथ सदन का कार्यभार भी बढ़ता जा रहा है। राज्यसभा विधेयकों को पारित कर कामन सभा के समय की बचत हो जाती है, इसलिए भी राज्यसभा का औचित्य है। ब्रिटिश जाति के स्वभाव के अनुकूल। हम सब ये जानते हैं कि ब्रिटेन के लोग स्वभाव से ही रूढ़िवादी प्रकृति के हैं और उन्हें हर ऐतिहासिक व प्राचीन संस्थाओं को बनाए रखने में बहुत अधिक लगाव है। ब्रिटेन की राज्यसभा भी एक परंपरावादी संस्था है और इस परंपरावादी संस्था को ब्रिटेन के लोग खोना नहीं चाहते, इसलिए भी परंपरा के अनुसार भी राज्यसभा आज तक बनी हुई है। व्यापक प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा की रचना एवं संगठन के आधार पर आलोचनाएं की जाती है, लेकिन राज्यसभा में कला, साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त व्यक्ति होते हैं और राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो ज़्यादातर विशेषज्ञ व्यक्ति ही मनोनीत होते हैं। आगे के अनुसार यहाँ पर उद्योग, वित्त, विज्ञान, साहित्य और बौद्धिक शक्तियाँ प्रकट होती है। अंत में लोकतंत्र में द्वितीय सदन आवश्यक। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका आजकल के लोकतंत्र में एक फैशन बन गई है। विश्व के अधिकांश देशों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, अतः ब्रिटेन में भी द्वितीय सदन आवश्यक है। यदि यह विशेष उपयोगी न हो तो हानिकारक भी नहीं है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा को समूल नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। आज इतना ही। धन्यवाद।